अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग पंजाब बोर्ड के दूसरे चैप्टर के साथ में, जो कि है हमारे पास बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इससे पहले हम लोग पहले चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर को आगाज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, शुरू के अंदर तो इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर वही डोमेन सिस्टम के हवाले से बात बयान की जा रही है। पहले बयान किया जा रहा है किंगडम सिस्टम के हवाले से। जैसे कि हमें मालूम है कि किंगडम सिस्टम देने वाले जो शख्स थे वो थे रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने जो है 5 किंगडम सिस्टम जो है वो पेश किया था। इसके लिए उन्होंने एक किंगडम बनाया था जिसका नाम था मोनेरा। और जो बैक्टीरिया थे, जो कि पुराने बैक्टीरिया भी थे, जिन्हें आर्किया कहा गया या आर्की बैक्टीरिया कहा गया, वो भी इस मोनेरा के अंदर शामिल किए गए थे। उसके अलावा बाकी के जो 4 ग्रुप्स थे, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई या एनिमलिया, इनके अंदर यूकैरियोट्स को रखा गया था। तो 4 किंगडम ऐसे जिनमें यूकैरियोट्स को रखा गया और एक किंगडम जो मोनेरा है उसके अंदर प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और से मिलते जुलते जानदार जैसे कि आर्की बैक्टीरिया उनको रखा गया था। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 2 किंगडम सिस्टम भी पेश किया गया था कार्लस लिनियस की तरफ से। तो इस तरह से किंगडम्स में इजाफा होता गया और फाइनली हमारे पास 5 किंगडम जो थे वो वजूद में आए। फिर उसके बाद अब हमारे पास किंगडम से भी ऊपर का लेवल मौजूद है जिसे डोमेन लेवल कहा जा रहा है। यही सारी बात यहाँ पर बयान की जा रही है कि रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है पेश किया था, जो कि बायोलॉजी के अंदर रिकमेंडेड भी है। और इस किंगडम सिस्टम के अंदर जानदारों को उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से जो है वो ज्वाइन किया हुआ है कि पहले अंदर वो जानदार रखे गए हैं मोनेरा के अंदर खुसूसन, जो कि बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। तो इस तरह के जानदार फिर आगे जा कर के जैसे जैसे चेंजेस आए हैं उस हिसाब से जानदारों को अलग अलग रखा गया है। तो प्रोकैरियोट्स एक अलग किंगडम में मोनेरा में रखी गई, वही सेम बात यहाँ पर बयान हो रही है। फिर बयान किया जा रहा है कि कुछ फिलाज आ रहे थे, यानी कि जैसे हमने मोनेरा की बात की तो वहाँ पर 2 अलग तरह के जानदार मौजूद थे। तो इस तरह से फिर एवोल्यूशन को वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे क्योंकि आर्की बैक्टीरिया भी वहीं पर मौजूद हुआ पड़ा था। तो उसके बाद एक और सिस्टम लाया गया जिसे डोमेन सिस्टम कहा गया। ये हमने पहले चैप्टर में वैसे बयान किया था। तो ये सारी चीज़ें हमें मॉलिक्यूलर स्टडीज़ से मालूम पड़ी जब हमने उनके स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में भी फ़र्क था, सेल वॉल में भी फ़र्क नज़र आ रहा था, सेल मेम्ब्रेन में भी फ़र्क था। तो इस तरह से जानदारों के फ़र्क को देख करके, एवोल्यूशन को देख करके फिर अलग अलग सिस्टम लाया गया है। तो ये सारा एवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है और एवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस जो मिला वो मॉलिक्यूलर स्टडी से मिला। अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया के हवाले से, वो है तो प्रोकैरियोट्स। आर्की बैक्टीरिया जो है वो भी प्रोकैरियोट्स है, लेकिन बैक्टीरिया जिस डोमेन के अंदर मौजूद है उनका डोमेन भी बैक्टीरिया ही रखा गया है। तो बैक्टीरिया को अब हम डिस्कस करते हैं, उसके सेल को डिस्कस करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर का जिक्र किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले बयान किया, ये तमाम के तमाम बैक्टीरिया हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनके अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होता और इसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता। असल में न्यूक्लियस हम कहते हैं सेंट्रल जगह जहाँ पर डीएनए मौजूद होता है। तो यहाँ पर डीएनए तो मौजूद होता है लेकिन वो एक प्रॉपर कवरिंग वगैरह इस तरह से डीएनए मौजूद नहीं होता। तो ये सबसे सिंपलेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम इसके सेल को डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल के बाहर सबसे पहले जो लेयर मौजूद है यहाँ पर वो है सेल वॉल। होता यही कि आमतौर पर जानदारों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग मौजूद होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। तो इनके पास एक सेल वॉल मौजूद होती है। कुछ जानदारों के अंदर सेल वॉल के बाहर भी एक दूसरी लेयर हमें नजर आएगी, तो जिनमें वो लेयर पाई जाएगी उन्हें कैप्सुलेटेड जो है बैक्टीरिया कहा जाएगा। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये एक सख्त लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मौजूद होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में मौजूद होती है। तो सेल मेम्ब्रेन अगर मौजूद है उसके बाहर एक सख्त लेयर मौजूद होगी, रिजिड लेयर, इसे सेल वॉल कहा जाएगा। अगर आप बात करेंगे सेल वॉल की कंपोजिशन के हवाले से, कंपोजिशन बड़ी अहम होती है क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल अलग केमिकल्स की बनी है। इसी तरह से फंगाई के अंदर सेल वॉल अलग बनी हुई है। प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई, फंगाई की काइटिन की बनी हुई। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल के हवाले से, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जिस केमिकल की बनी होती है उसे पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर मुरेन कहा जाता है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? दरअसल यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, एक है ग्लाइकेन और दूसरा है अमाइनो एसिड। ग्लाइकेन दरअसल शुगर का मॉलिक्यूल है, तो शुगर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ में। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाता है या दूसरा मुरेन कहा जाता है। यही बात बयान की जा रही है कि ये जो है लॉन्ग चेन ग्लाइकेन यानी कि शुगर के बने हुए और शुगर के कतारों के साथ में जुड़े हुए पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स,
यानी कि अमाइनो एसिड के टुकड़े जो हैं वो इन शुगर के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया पेप्टाइडोग्लाइकेन, या जिसे दूसरा मुरेन कहा जा रहा है। अगर हम बात करेंगे तो इसका तादाद बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग हो सकता है। कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन देखने को मिल सकते हैं और कहीं पर कम हमें पेप्टाइडोग्लाइकेन देखने को मिलेंगे। एक बड़ी जो एग्जाम्पल बयान की जाएगी वो कुछ बैक्टीरिया की किस्में हैं जिसे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्यों कहा जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर इस चार्ट के अंदर ये बयान किया जा रहा है कि इन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव क्यों कहा जा रहा है। एक तरीकेकार दिया गया था जिसे ग्राम्स स्टेनिंग कहा जाता है। स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल को या सेल के ऑर्गेनेल्स को कलर किया जाता है। तो ये प्रोसेस देने वाले जो शख्स थे वो थे सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने एक तरीका बताया जिसके अंदर बैक्टीरिया को कलर किया जा रहा था। तो वो बैक्टीरिया जो कलर लगने के बाद में कलर को अपने पास रख रहे थे उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया। पॉजिटिव मतलब कि वो ग्राम स्टेनिंग वाले कलर को रख रहे हैं। वो पर्पल हमें नजर आ रही थी क्योंकि उन पर जो कलर इस्तेमाल किया जा रहा था वो उस कलर को रख रहे थे, जबकि दूसरे बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेनिंग वाले कलर को नहीं रख रहे थे इसलिए उनको ग्राम नेगेटिव कहा गया। तो वो जो थे वॉयलेट डाई जो इस पर इस्तेमाल हो रहा था उनको नहीं रख रहे थे बल्कि वो अपने ओरिजिनल कलर के नजर आ रहे थे, या कोई और अगर कलर ऐड किया जा रहा था तो वो उनको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ग्राम स्टेनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले वॉयलेट डाई को वो रख नहीं रहे थे। होता यह है कि मॉलिक्यूल्स अलग अलग मौजूद होते, तो मॉलिक्यूल्स कुछ कलर्स को एब्जॉर्व कर लेते। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं वो उस ग्राम स्टेनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले कलर को अपने पास जज़ब कर लेते, तभी वो हमें पर्पल नजर आ रहे थे। और इसी तरह से ग्राम नेगेटिव जो कि कलर नहीं रखने वाले। तो इस तरह से ये दो हमारे पास नाम दिए गए हैं। अगर हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव के हवाले से तो इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की तादाद ज़्यादा मौजूद होती है। हमने कहा कि सेल वॉल के अंदर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसकी तादाद में फ़र्क हो सकता है। तो ग्राम पॉजिटिव उनके पास ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे उनके पास जो है कम पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होता है। तो थिन लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की उनके यहाँ मौजूद होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ग्राम पॉजिटिव के अंदर बहुत ज़्यादा ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में इतने ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन के मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। हाँ, ग्राम नेगेटिव के अंदर दूसरी चीज़ एडिशनली मौजूद हो सकती है, वो कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि वो लिपोपॉलीसेकेराइड्स होंगे जिन्हें हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे, या फिर वो हमारे पास लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उनके पास दूसरे मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। यही बात बयान की जा रही है कि ग्राम पॉजिटिव के पास पेप्टाइडोग्लाइकेन तो ज़्यादा था लेकिन लिपिड का तादाद कम मौजूद होता है, जबकि अगर हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव के हवाले से तो उनके पास जो है एक बाहरी लेयर और भी मौजूद होती है जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड्स यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स या फिर लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। ग्लाइकोलिपिड का मतलब होगा कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर लिपिड्स और शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हों। इसी तरह से लिपोप्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लिपिड्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हो। तो ग्राम नेगेटिव क्योंकि उसके बाहर एक और कवरिंग मौजूद है, इस कवरिंग की वजह से ये एंटीबायोटिक से भी बच जाते हैं। होता यह है कि कुछ मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि सेल वॉल को डैमेज करते हैं, क्योंकि इनके पास एक और लेयर मौजूद है, इस वजह से इनकी सेल वॉल पर असर नहीं पड़ेगा, तो ये एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर पाएंगे, एंटीबायोटिक से बच पाएंगे। यहाँ पर आपको इस लिपिड की लेयर के अंदर कुछ प्रोटीन नजर आ रहे हैं, ये पोरिन प्रोटीन है। इस प्रोटीन के जरिए से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है अंदर की तरफ हो सकती है, तो ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ आने देगा। तो पोरिन सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हवाले से तो क्योंकि यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन कम मौजूद होते हैं तो सेल मेम्ब्रेन और इस सेल वॉल के दरमियान में हमें ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगी। ये जो स्पेस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में पाई जाती है, इस स्पेस को पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। तो हमें ग्राम नेगेटिव के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा देखने को मिलेगी, हमें वहाँ पर लिपिड के मॉलिक्यूल ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और दूसरे हमें वहाँ पर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो हमें कम देखने को मिलेंगे। तो ये फ़र्क हो गया इन ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के दरमियान में। और दूसरा कि ये कलर को कौन सा इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो है पर्पल हमें दिखते हैं और ये जो है पिंक हमें नज़र आते हैं। ये कोई और कलर अपना लेंगे लेकिन ग्राम स्टेनिंग का जो कलर होगा ये वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। मज़े लिखा हुआ है कुछ बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल के बाहर एक और लेयर भी मौजूद हो सकती है जिसे कैप्सूल कहा जा रहा है, जो कि जिलेटेनियस जेल लाइक लेयर होगा। दरअसल ये पॉलीसेकेराइड का बना हो सकता है और एक ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों में मौजूद हो सकता है। तो ये जो है उन्हें स्टिकी कैरेक्टर देगा, उन्हें
ऐसा बना देगा कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ में जुड़ करके कॉलोनीज बना सकता है और ये उन्हें प्रोटेक्शन भी दे रहा होगा। इसीलिए इसको ग्लाइकोकेलेक्स भी कहा जाता है। कैलेक्स जो है वो फ्लावर की बाहर वाली लेयर होती है। ग्लाइको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ कैप्सूल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। सेल मेम्ब्रेन, जिसे दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, आमतौर पर ये होगा कि जिनके पास सेल वॉल होती है उनके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है। काफ़ी जानदारों में सेल वॉल नहीं होती, तो जिनमें सेल वॉल नहीं होगी वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ मौजूद होगी। बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसे कि नाम लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वो होते हैं जो नमूनिया को काज करते हैं। और दूसरा यहाँ पर नाम गलत लिखा हुआ है, ये नाम होगा दरअसल स्पाइरोप्लाज्मा। इनके पास माइकोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा वो जो प्लांट डिजीज काज कर रहा है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो इनकी बाहरी लेयर जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर हमारी बात करें हमारे सेल के अंदर और जो बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही उनकी कंपोजिशन में क्या फ़र्क होगा, तो इनके पास दरअसल स्टीरॉइड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल इनकी सेल मेम्ब्रेन में अटैच नहीं होते। हमारी सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखेंगे, फास्फोलिपिड अगर मौजूद है तो उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन इनके पास ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होते। तो ये बेसिकली केमिकल कंपोजिशन का फ़र्क हो गया। सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ फोल्ड होकर के वेसिकल्स बना लेती है। मतलब कि ये अगर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होकर के कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेगी, जिसे हम लोग कहेंगे मीजोजोम्स। मीजोजोम्स डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहे होते हैं और रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये अंदर की तरफ मुड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं। यही सेल मेम्ब्रेन ऐसे बाहर की तरफ जा सकती है और पिलाई का स्ट्रक्चर बना सकती है, और ये पिलाई का स्ट्रक्चर जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज के अंदर हेल्प कर रहा होगा। इस तस्वीर में आपको 3 लेयर्स नजर आ रही है। एक कैप्सूल मौजूद है, कैप्सूल जो कि बाहरी की तरफ एक जेलेटिनस मास मौजूद होगा, फिर उसके बाद सेल वॉल, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो लेयर मौजूद है वो है सेल मेम्ब्रेन। अगर आप गौर करके देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन इस तरह से बाहर की तरफ निकली हुई है। ये बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन का निकला हुआ हिस्सा, इसे पिलस कहा जा रहा है। पिलस सिंगुलर होगा और पिलाई ज़्यादा को कहा जाएगा। ये अंदर की तरफ भी ऐसे फोल्ड बनाए हुए हैं। अंदर की तरफ के इसके जो फोल्ड्स है उसे मीजोजोम्स कहा जा रहा है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। फिर मजीद साइटोप्लाज्म का जिक्र होगा, वो हम आगे जिक्र करेंगे कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या मटेरियल्स पाए जा रहे हैं। इसके साथ में एक और स्ट्रक्चर भी जुड़ा हो सकता है जिसे फ्लैजिलम कहा जा रहा है, फ्लैजिला कहा जा रहा है, जो उनको मूवमेंट में हेल्प कराता है। इसकी कंपोजिशन का भी आगे की वीडियोज़ में डिस्कस होगा। अगर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के हवाले से, जैसे कि हमारे सेल के अंदर भी होता है कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ें जो हैं, कुछ केमिकल्स जो है वो डिजॉल्व हालत में मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, जैसे कि एक जगह है न्यूक्लियर रीजन, वहाँ पर डीएनए मौजूद है, राइबोसोम यहाँ पर मौजूद है, मीजोसोम्स इसके पास मौजूद है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स इनकी साइटोप्लाज्म में मौजूद है। इनकी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे साइटोप्लाज्म की तरह साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं होता, और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है मौजूद हो सकते हैं। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम मौजूद होंगे और वो राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं। हमारे यहाँ फ़र्क ये होता है कि हमारे राइबोसोम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं, तो इनके पास जो राइबोसोम मौजूद होंगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होंगे और कुछ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए हो सकते हैं। हमारे राइबोसोम उनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है और इनके राइबोसोम की साइज़ कम होती है। यहाँ पर लिखा हुआ कि राइबोसोम स्मॉलर होते हैं हमारे यूकैरियोटिक राइबोसोम के मुकाबले में। अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम 2 हिस्सों का बना हुआ होता है। एक इसका बड़ा हिस्सा होता है और दूसरा इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है। 2 हिस्से होते हैं। अगर हम बात करेंगे जो बड़ा हिस्सा है उसकी जो वैल्यू है वो है 50 स्वीटबर्ग की, और जो छोटा हिस्सा है उसकी वैल्यू है 30 स्वीटबर्ग की। दोनों आपस में जुड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनती है 70 स्वीटबर्ग की। आप सोचेंगे कि 50 और जो 30 है उनको जब जोड़ा जाएगा तो 80 बनने चाहिए, यहाँ पर 70 क्यों बन रहे हैं? दरअसल ये स्वीटबर्ग की वैल्यू है। स्वीटबर्ग की वैल्यू जो है वो एडिटिव नहीं होती, ये भी ध्यान में रखिएगा। मतलब कि इनका जोड़ वो प्रॉपर जोड़ नहीं बनने वाला। होता क्या है कि अगर एक पार्टिकल हमारे पास मौजूद है इस तरह से, इसकी तमाम डायरेक्शन से फोर्स जो है इसके ऊपर लग रही है। जब इसकी तमाम डायरेक्शन से फोर्स लगेगी तो वो जो है ज़्यादा जल्दी जो है वो नीचे आ रहा होगा। लेकिन जब इसके साथ दूसरा हिस्सा जुड़ेगा, अब इसका सरफेस एरिया कम हो चुका है, तो फोर्स की जो तादाद है वो भी वो इक्वल वाला नहीं होगा, क्योंकि सरफेस एरिया दोनों का मर्ज हो चुका है। इस वजह से स्वीटबर्ग की वैल्यू जो है वो एडिटिव नहीं रहती।
वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी फोर्स लग रही है, किस हिसाब से वो जो है नीचे की तरफ सेडिमेंट की सूरत में नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह से स्वीटबर्ग की वैल्यू बयान की जाती है। मजीद बात करें, साइटोप्लाज्म के सेंटर के अंदर एक इरेगुलर डेंस एरिया मौजूद होती है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जा रहा है। न्यूक्लियोइड ऐसे रीजन होगा जहाँ पर डीएनए मौजूद होगा। मजीद बात करेंगे इसके डीएनए के हवाले से, तो लिखा हुआ है कि इनका जो डीएनए मौजूद होगा वो सिंगल डीएनए मौजूद होगा, यानी कि एक क्रोमोसोम मौजूद होगा, वो सर्कुलर होगा और वो 2 धागों वाला डीएनए मौजूद होगा। और इसके डीएनए के पास में हिस्टोन भी जुड़े हुए नहीं होते, तभी हम इसको प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं कह रहे होते। क्रोमोसोम वो होता है जिसके डीएनए के साथ में जो है हिस्टोन भी जुड़ा हुआ, और इसी के लिए लिखा हुआ है कि इसे बैक्टीरियम का क्रोमोसोम कहा जा रहा है। और कहीं कहीं पर हमें जो है बैक्टीरिया के अंदर एक स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी नज़र आता है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। मतलब कि बैक्टीरिया अगर मौजूद है तो इस बैक्टीरिया के अंदर जो है ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, और सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में जो है ये सर्कुलर डीएनए मौजूद है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डीएनए इसके अंदर यहाँ पर मौजूद हो सकता है, और इस एक्स्ट्रा स्मॉलर डीएनए को प्लाज्मिड कहा जा रहा है। इन प्लाज्मिड के बारे में लिखा हुआ है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ये खुद से जो है डिवाइड हो जाते हैं, और सेल डिवीजन से पहले या बाद में ये डिवाइड हो रहे होते हैं। इस प्लाज्मिड के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है उसके अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, मिसाल एंटीबायोटिक वगैरह अगर मौजूद है तो उस सूरत के अंदर बचाव का काम कर रहे होते हैं, या फिर वायरस वगैरह आ जाते हैं तो उससे बचाने में बैक्टीरिया को ये हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है जिसे प्लाज्मिड कहा जा रहा है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इस प्लाज्मिड का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हो रहा होता है, और इसको हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर उसे कहा जाता है जो कि हमारे जीन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो हम लोग जब बैक्टीरिया के अंदर अपने जीन्स दाखिल करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन, मिसाल इंसुलिन वाला बैक्टीरिया में हम दाखिल करना चाहते हैं, तो हमारा इंसुलिन वाला जीन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में दाखिल होगा, और फिर प्लाज्मिड डिवाइड होता रहेगा तो साथ में हमारा जीन जो होगा वो भी आगे चलता रहेगा। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्टेड जीन्स को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर उसकी क्लोनिंग होगी, उनकी तादाद बढ़ेगी, और जब वो ज़्यादा हो जाएगा जीन तो फिर वो अपने प्रोटीन जो है वो भी साथ साथ बनाता रहेगा, क्योंकि जीन का काम प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ पर हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है वो इस प्लाज्मिड के ज़रिए से, हमारे जीन के ज़रिए से बन जाएगा। और ये वाला जो प्लाज्मिड होगा जिसके अंदर हमारा जीन दाखिल किया गया है, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाएगा, क्योंकि इसके साथ में हमारा जीन जो है वो कंबाइन किया गया, 2 डीएनए मुख्तलिफ जोड़े गए, तो इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो डी स्टूडेंट्स, आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।